हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग मे प्रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पिछला वीडियो था प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग, उस वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरीके के प्रिजम्पशन होते हैं, ठीक है। एक लॉ का होता है और एक फैक्ट का होता है, ठीक है। तो जो लॉ का फैक्ट का था वो था मे प्रिज्यूम। मतलब यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पूरा डिस्क्रिशन रहता है कि किसी चीज़ को प्रिज्यूम करे या फिर ना प्रिज्यूम करे। आई थिंक आपको प्रिजम्पशन का मतलब पता है। प्रिजम्पशन मतलब किसी चीज़ को प्रीअज्यूम करना, मतलब कोई चीज़ है जिसे कोर्ट मान के चलती है, ठीक है। कोर्ट मान लेते तो बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली जिसके ऊपर रहता है उसके ऊपर नहीं रहता, बल्कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट मान लेती है, ठीक है। कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है, चाहे तो नहीं भी प्रिज्यूम करती। अभी नॉर्मली दो कैटेगरीज में बांटे गए, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं जहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन और कुछ जनरल मैटर है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिंक में बीएसए के सेक्शन दे रखे हैं और ब्लैक में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन दे रखे हैं। तो चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा सेम है, लेकिन चेंजेस हैं, ठीक है। तो मैं बस फोकस इस पर करूँगी जो बीएसए में बताया गया है। उसके बाद हम लोग प्रिजम्पशन की बात कर लॉ के प्रिजम्पशन की बात करते हैं। तो ये दो तरीके के थे, जस्ट आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में से कवर किया, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक होगा हमारे पास शैल प्रिज्यूम होता है और एक होता है हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो जो शैल प्रिज्यूम होता है, यहाँ पे कोर्ट इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट को तो कंपल्सरली जो है प्रिज्यूम करना होगा, लेकिन यहाँ पे पार्टी के पास शैल प्रिज्यूम में ऑप्शन रहता है रिबर्ट करने का। कंक्लूसिव प्रूफ में कोई ऑप्शन नहीं रहता पार्टी के पास, ये इरिबर्टेबल रहता है, ये मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो मे प्रिज्यूम है बेसिकली दो तरीके के हैं, ठीक है, स्पेसिफिक मैटर्स और जनरल मैटर्स। तो हम स्पेसिफिक मैटर्स पढ़ेंगे, ये जो जितने भी सेक्शन दे रखे हैं एक एक करके सारे सेक्शन को कवर करेंगे। जो सबसे पहला है स्पेसिफिक मैटर जहाँ पे प्रिजम्पशन किया जाता है, वो है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। तो नॉर्मली अगर आपने सीपीसी पढ़ा होगा तो सीपीसी में क्या है कि जो फॉरेन जजमेंट है वो इंडिया में एडमिसिबल है, ठीक है। सेक्शन 13 होगा इस रिगार्ड में। तो बेसिकली अगर कोई भी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे क्या बोला गया जुडिशियल, ये बात ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने जुडिशियल, जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स है उनके रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन है। तो प्रिजम्पशन ये है कि वो जेन्यून और एक्यूरेट है, ठीक है। अभी प्रिजम्पशन कब आएगा कि वो जेन्यून एंड एक्यूरेट है। तो सबसे पहली चीज़ कि सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। सर्टिफाइड कैसे होता है? सर्टिफाइड होगा या तो उस पर्टिकुलर कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सर्टिफाई कर सकता है, या फिर जो भी उस कंट्री में कोई तरीका होगा सर्टिफाई करने का जुडिशियल रिकॉर्ड्स को, उस तरीके से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए? सर्टिफाइड कॉपी। पहले आपको ये समझ आ गया ना कि प्रिजम्पशन किस चीज़ का है। प्रिजम्पशन इस चीज़ का है कि जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, कौन से जुडिशियल रिकॉर्ड्स? फॉरेन, इंडिया के जुडिशियल रिकॉर्ड्स नहीं, जो बाहर के, इंडिया से बाहर के जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो जेन्युइन और एक्यूरेट है। लेकिन उसके लिए कुछ हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या हो? सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड मतलब क्या? कौन सर्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। या तो उस कंट्री का, जो भी कंट्री है वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, या जो भी मैनर उस कंट्री में जो भी तरीका यूज़ किया जाता है चीज़ों को सर्टिफाई करने के लिए, एम्बेसी वगैरह का भी यहाँ पे रोल है, ठीक है। फिर दूसरा है कि जुडिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, जब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था तो फॉरेन रिकॉर्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक उन कंट्रीज का जो कि कभी भी ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर नहीं थी, ठीक है, और एक वो जो कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर कुछ समय रही हैं। वर्ड लिखा गया था हर मैजेस्टीज डोमिनियन। तो ये जो सेक्शन 86 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, अभी तो 88 है बीएसए में, लेकिन जो सेक्शन 86 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे ये सिर्फ इसी कंट्री में, इन कंट्रीज पे लगता था जो कि कभी भी ब्रिटिश डोमिनियन का पार्ट नहीं थे। क्योंकि जो ब्रिटिश डोमिनियन का पार्ट रहे उनका सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें थी। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगता था, क्योंकि यहाँ की हमें श्योरिटी नहीं थी कि क्या है कैसे है, लेकिन हमें ब्रिटिश वालों का पता था। तो वर्ड यूज था, मतलब सेक्शन में 86 में हर मैजेस्टीज डोमिनियन। तो अभी इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या है, कोई सा भी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, क्लियर। तो कोई भी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड से जेन्युइन और एक्यूरेट मानेंगे अगर वो सर्टिफाइड है ना, डेट्स इट। और सर्टिफाइड इस तरीके से होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि थोड़ा ध्यान रखना, वो ये है कि यहाँ पे ये मे प्रिज्यूम ही क्यों है ना। ये शेल प्रिज्यूम भी तो कर सकते हैं, ये सब भी तो कर सकते हैं। जैसे हमें किसी कंट्री की सिचुएशन पता नहीं है ना, क्या पता कोर्ट थोड़ा सस्पिशियस है, कोर्ट को देख के लग रहा है कि नहीं 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 कॉपी से काम नहीं चलेगा, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो कोर्ट के पास ऑप्शन रहे कि ओरिजिनल भी मंगवा सकती है, ये नहीं कि बस इस प्रिजम्पशन के चक्कर में कोर्ट फंस जाए। तो यहाँ पे कोर्ट अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे मे प्रिज्यूम है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अगला है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स।
तो यहाँ पे इसका क्या रूल है? नॉर्मली देखो क्या होता है कि कोई जब भी मतलब कोई भी मैटर चल रहा था कोर्ट में, तो क्या होता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो बुक्स यूज़ करते हैं, कुछ मैप्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई ये भी कह सकता है कि हम तो इसे मानते ही नहीं है, है ना? ऐसा हो सकता है। तो अब कोर्ट का जो आधा से ज़्यादा समय वो इसी बात में चला जाएगा कि सामने वाली पार्टी प्रूव करे कि ये चीज़ें जेन्युइन है ना? मतलब इनके रिगार्डिंग चीज़ें प्रूव करे। तो ऐसे में तो बहुत सारा टाइम जाएगा, तो कोर्ट ऐसे में प्रिजम्पशन ले सकते हैं, मे प्रिज्यूम कर सकते हैं। देखो क्या है वर्ड, मे प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट चाहे तो, अगर कोर्ट को देख के लग रहा है, आर्बिट्ररली कोर्ट नहीं करेगी, है ना? कोर्ट को अगर लॉजिक देख रहे हैं, हर चीज़ देख के लग रहा है कोर्ट को कि प्रिजम्पशन रेज किया जा सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल। अब प्रिजम्पशन किस चीज़ के रिगार्डिंग है? बुक्स, मैप्स, चार्ट्स, किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन किया जा रहा है? तो सबसे पहली बात, ऑथर जो लिखा गया है ना, वो ऑथर है, जो भी बुक, मैप, चार्ट है। जो समय लिखा गया उसी समय पे बना है, और जो प्लेस मेंशन है प्लेस के रिगार्डिंग। तो ऑथर, टाइम, प्लेस, इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है, ठीक है? ऑथर, टाइम, प्लेस, बस ये 3 चीज़ों के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है, और किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन नहीं है। और लास्टली अगर हम पब्लिश की बात करें तो चीज़ कैसे पब्लिश होनी चाहिए? इन द नॉलेज ऑफ पब्लिक होना चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज़ का मतलब प्रिजम्पशन नहीं है कि जिसमें जो कंटेंट, जो भी कंटेंट है बुक के अंदर, जो भी कंटेंट है कि वो सही है ना? इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई प्रिजम्पशन नहीं है। प्रिजम्पशन बस किसके रिगार्डिंग है? ऑथर, टाइम, प्लेस, है ना? और किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन नहीं है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 88, ठीक है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट का है, ठीक है? इस वजह से मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। इसमें बेसिकली ये था कि टेलीग्राफिक मैसेजेस के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन था। तो अभी तो वो ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं बनता, तो इन लोगों ने बीएसए से इंक्लूड ही नहीं किया, बीएसए से स्ट्रक डाउन कर दिया। मेरा मेजर फोकस देखो यहाँ पे बीएसए पे है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है थोड़ी बहुत, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट को भी इंक्लूड करूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। और फिर अगला जो हमारा प्रिजम्पशन है वो किसके रिगार्ड में? इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के रिगार्ड में। ये हमारा सेक्शन 90 में दे रखा है बीएसए के। तो ये माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई ईमेल वगैरह कोई ऐसी चीज़ भेजी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने चीज़ भेजा होगा, ठीक है, जो भी चीज़ आपने भेजा होगा, जो भी आपने मैसेज है, ठीक है, जो भी आपने ईमेल भेजा होगा, सेम ईमेल जो है, जो सेंडर ने जो भेजा है, सेम ईमेल रिसीव हुआ है, जो भेजा गया है वही ईमेल रिसीव हुआ है। इसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन होता है। ये नहीं बीच में बदल गया होगा, ऐसा नहीं मानती कोर्ट, है ना? यहाँ पे भी कोर्ट के पास मे प्रिजम्पशन है, ठीक है? अभी बताती हूँ मे प्रिज्यूम क्यों है। उससे पहले एक और बात ये जानो कि ये जो है पर्सन के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन नहीं है कि मैंने भेजा है या फिर रिसीव किसने किया, क्योंकि फ़ोन है ना? लेट्स से फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, फ़ोन है, टैब है, कुछ भी है, तो इसे यूज़ ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही इसे यूज़ कर रही हूँ, कोई और भी तो यूज़ कर सकता है ना? तो यहाँ पे कोर्ट उसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके का प्रिजम्पशन नहीं ले रही है। प्रिजम्पशन किसके रिगार्डिंग है? कंटेंट के रिगार्डिंग, कि जो कंटेंट मैंने लिखा है सेम कंटेंट रिसीव होगा जो सेंड किया था, दैट्स इट, और कोई प्रिजम्पशन नहीं है। अब मे प्रिज्यूम क्यों है? मे प्रिज्यूम इस वजह से है क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस रहते हैं, मतलब मेल के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू, उसे जो है टेम्पर किया जा सकता है। इंटरसेप्टर्स होते हैं, है ना? तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उन चीज़ों को क्या है कि टेम्पर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इस वजह से मे प्रिज्यूम है कि कोर्ट के पास मतलब ऑप्शन रहे। अगर शैल हो जाएगा तो फिर कुछ कर ही नहीं सकती, है ना? तो मे प्रिज्यूम है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो कोर्ट जो यहाँ पे मे प्रिज्यूम कर सकती है, ठीक है? अगला है क्या प्रिजम्पशन है उन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो कि 30 साल पुराने हैं। तो देखो जनरल रूल ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम कोर्ट के सामने लाते हैं तो इसका जो एग्जीक्यूशन है हमें प्रूफ करना पड़ता है। जो विटनेस इसके एग्जीक्यूशन को प्रूफ करेगा, ठीक है, कि मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट का कि इसी पर्सन ने लिखा है ना? तो जब तक अगर हमारा डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं होता है, हम उसे क्या मानते हैं? मेयर डॉक्यूमेंट, जब तक उसे हम प्रूव नहीं कर देते। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 92 जो है हमारा, इस रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है? वो एक्सेप्शन ऐसे, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट प्रूफ करना, ठीक है, कि ये जो कि यही पर्सन इसका मेकर है, यही अटेस्टेटर है, ये सब हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। इस लाइन को ध्यान रखना, किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। ये कहा जाता है कि देखो अगर 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो जिस पर्सन ने बनाया होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, ज़रूरी नहीं है कि वो इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा, और क्या पता एग्जिस्ट कर रहा हो तो इस कंडीशन में ना हो कि उसे आके प्रूफ कर सके, है ना? और फिर अगर इसे रिजेक्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप क्रिएट हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जैसे विल वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, है ना? तो कोर्ट ये मानती है कि कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन ले लेती है, लेकिन अब प्रिजम्पशन किसके रिगार्डिंग होता है ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है ना? तो प्रिजम्पशन किसके रिगार्डिंग है? 2 चीज़ों के रिगार्डिंग है, सिग्नेचर के रिगार्डिंग
और अगला हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग, कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो उधर सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग जो है प्रिजम्पशन कर लिया जाता है। तो ये माना जाएगा सिग्नेचर और हैंड राइटिंग किसकी है, ये हैंड राइटिंग उसी की है जो परपट कर रहा है, ये बात को अलिज कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उसकी सिग्नेचर हैंड राइटिंग है, तो हम मानेंगे कि उसी की सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर कस्टडी से डॉक्यूमेंट आना चाहिए। मतलब प्रॉपर कस्टडी क्या, मतलब जहाँ पे रीजनेबली वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, है ना, रीजनेबली जहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अब वो क्या कहते हैं कि आप किसी को रेंडमली किसी ऐसे ही शॉपकीपर को दे देते हो, तो वो तो प्रॉपर कस्टडी नहीं होगी ना, वहाँ से कैसे आपके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आ रहा है, आपके और शॉपकीपर के पीछे कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ से कैसे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो वो प्रॉपर कस्टडी से आना चाहिए। प्रॉपर कस्टडी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो राइट प्लेस, प्रॉपर कस्टडी मतलब राइट प्लेस और राइट पर्सन। ठीक है, अब मे भी ऐसा हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान है, ठीक है, वो मैरिड है, उसके बच्चे से छोड़ के चले गए, तो उसका ध्यान किसी ने, सपोज उसके घर के आसपास कोई गरीब बच्चा रहता था, ठीक है, तो उसने मतलब उसका ध्यान दिया, तो हो सकता है उसके पास जो मतलब पेपर्स हैं ये और जो भी चीज़ें हैं, मतलब डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि उस पर्सन ने उसका ध्यान रखा। तो ज़रूरी नहीं है कि रीजनेबली डॉक्यूमेंट मतलब कि घर में ही हो, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, रीजनेबली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इतना भी इसमें इसकी मतलब इलस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं जितना मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मेरी थोड़ी सी टेंडेंसी है। ठीक है, तो अब तक तो हमने ये देखा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रिगार्ड में तो क्या सिचुएशन है अगर वो कॉपी है, वो डॉक्यूमेंट जो कॉपी है। तो एक जो केस था हरिहर प्रसाद वर्सेस देव नारायण, इस केस में ये बात कही गई थी कि अगर कॉपी है ना, तो वो मतलब सेक्शन 90 में नहीं आ रहा, सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट की, बीएसए का नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अगला जो हमारे पास केस है, लेकिन उस केस में ये कहा गया बसंत सिंह वर्सेस बृजराज के केस में ये बोला गया कि अगर हमारे पास कॉपी है, ठीक है, और वो सर्टिफाइड है, तो ऐसे में हम लोग प्रिजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब देखना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है ना, सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल है, तो हम लोग मान लेंगे कि अगर सब रजिस्ट्रार ने मतलब उसे सर्टिफाई किया है तो हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए उसे मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे जो सिर्फ अटेस्टर का जो सिग्नेचर है, ठीक है, सेक्शन 90 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अटेस्टर के सिग्नेचर के ही रिगार्ड में प्रिजम्पशन लेंगे अगर वो अनरजिस्टर्ड है। तो आई होप ये ज़्यादा आपके लिए टेक्निकल ना हो रहा हो। ठीक है, मतलब इतना ये थोड़ा डीप ही है, लेकिन आप समझोगे तो समझ जाओगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये था फाइनली, मतलब अभी ये पोजीशन है कि जो कॉपी है, कोई भी कॉपी डॉक्यूमेंट है जो अभी का एकदम आप क्लियरली समझोगे तो बस यही है कि हम जो है प्रिजम्पशन सिर्फ इसके रिगार्डिंग लेंगे कि जो अटेस्टर है, ठीक है, जो भी अटेस्ट कर रहा है इस डॉक्यूमेंट को, है ना, या फिर सर्टिफाई कर रहा है, उसके सिग्नेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, जो किसके सिग्नेचर के रिगार्डिंग, जो अटेस्ट कर रहा है या फिर सर्टिफाई कर रहा है। ठीक है, अटेस्टेशन और सर्टिफिकेशन में फ़र्क होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, जो भी अटेस्ट कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, उसके सिग्नेचर के रिगार्डिंग हम लोग प्रिजम्पशन लेंगे सेक्शन 90 के अंदर। बाकी जो एक्चुअल मेकर है डॉक्यूमेंट का, है ना, उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग कोई भी प्रिजम्पशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कॉपी है। तो कॉपी में किसका लेंगे, जिसने सर्टिफाई किया है फिर जिसने अटेस्ट किया है। बेसिक डिफरेंस ये रहता है, अटेस्ट है प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है कोई, ठीक है, लेकिन जो सर्टिफाई है वो कौन करता है, ये पब्लिक ऑफिशियल से चीज़ रिलेटेड है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। तो अभी क्या सिचुएशन, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, और ये दो केस आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए बताया था। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप होती हैं चीज़ें, एक छोटी सी वीडियो में सब कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई होप इट्स क्लियर। तो प्रेजेंटली ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिजम्पशन जो होगा, जो कॉपीड है डॉक्यूमेंट, जो अटेस्टेटर है या फिर जो सर्टिफायर है उसके सिग्नेचर के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन होगा। जो एक्चुअल मेकर है उसकी हैंड राइटिंग है, उसके सिग्नेचर के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। आई होप आई हैड मेड दिस थिंग क्लियर टू यू। अगला है जो बेसिकली सेक्शन 93 में दे रखा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है तो उसको भी लेके एक प्रिजम्पशन रहता है। सेम प्रिजम्पशन है जैसे जो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट रहता है ना, वैसा ही सेम प्रिजम्पशन है, लेकिन बस ये है कि जो हमारे इसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए हम 5 साल का समय लेते हैं। ठीक है, 5 साल पुराना है तो भी,
और एक और बात, जैसे 30 इयर्स है ना, अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे जो स्टेट अमेंडमेंट है उसके हिसाब से 30 इयर्स की होने की ज़रूरत नहीं है। जो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट की बात करी थी, वहाँ पे 30 ईयर ओल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट भी है तो सेम ही प्रिजम्पशन लगेगा, यूपी का स्टेट अमेंडमेंट है। और एक और चीज़ था जो कि मैं इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ये कि 30 इयर्स कब से काउंट किया जाता है। नॉर्मली 30 इयर्स तब से काउंट किया जाएगा जब कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को के सामने प्रेज़ेंट किया जाता है, ठीक है? कोर्ट मतलब कब उस डॉक्यूमेंट को खोलती है, कब देखती है। उस दिन से नहीं जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट जमा किया। मान लो मैंने आज जमा कर दिया लेकिन 2 साल तक कोर्ट ने देखा ही नहीं, है ना? तो आज के दिन से नहीं काउंट होगा कि 30 साल पुराना है या नहीं, जिस दिन कोर्ट खोलती है। तो अगर जिस दिन कोर्ट खोलेगी उस दिन 30 साल हो चुके हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये जो है 30 इयर्स पुराना है, ठीक है? और जब जमा किया मे बी 29 इयर्स पुराना हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन कोर्ट खोल रही है, कोर्ट देख रही है डॉक्यूमेंट को, उस दिन ही कितने साल पुराना है, 30 इयर्स ओल्ड, सो प्रिज़म्पशन विल अप्लाई। आई होप इट्स क्लियर। अगला जो हमारा प्रिजम्पशन है वो प्रिजम्पशंस के रिगार्डिंग है। कोई अगर मैरिड वुमेन सुसाइड करती है तो इसके एसेंशियल क्या है, मेन एसेंशियल ये है कि कोई भी वुमेन शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड करती है और उससे पहले ये दिखा दिया जाए कि वो क्रूएलिटी फेस कर रही थी। कौन क्रूएलिटी, किसके थ्रू क्रूएलिटी हो रही थी? हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव के थ्रू वो क्रूएलिटी फेस कर रही थी। तो ये माना जाएगा कि जो सुसाइड है उसे अबेट किसने किया है? सुसाइड हैज़ बीन अबेटेड बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, ठीक है? कि ये है मतलब बेसिकली प्रिजम्पशन, ठीक है? तो ये मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम है इसका मतलब क्या है कि कोर्ट अगर जो है वो चाहे तो इसे कोर्ट के मतलब डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो प्रिज्यूम कर भी सकती है और चाहे तो नहीं भी प्रिज्यूम कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब है? तो ये जो रिलेशन है ना, ये हम लोग 3 एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है? क्या 3 एस्पेक्ट है? एक तो होता है ब्लड, जो कि हस्बैंड से ब्लड का रिलेशन हो या फिर मैरिज से रिलेटेड हो। मैरिज से रिलेटेड है तो मदर इन लॉ जो हो गई, ठीक है? जो वाइफ़ है उसकी मम्मी भी आएगी इसके अंदर, ठीक है? वाइफ़ की सिस्टर भी आएगी, है ना? और फिर अडॉप्शन से रिलेटेड। तो ये रिलेशन जो हम इन 3 एंगल से देखते हैं, ठीक है? तो यही था हमारा जो है प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि मे प्रिजम्पशन कुछ स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड। अब तक क्या थे? स्पेसिफिक मैटर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसका जिस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन का यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114 था। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मे प्रिजम्पशन स्पेसिफिक मैटर्स पे, लेकिन हम लोग देखें कि जनरली मे प्रिजम्पशन कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 114 में था, अभी हमारा फिलहाल सेक्शन 119 में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इतना ब्यूटीफुल सेक्शन है ना, अगर खुद पढ़ोगे तो इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे आप। पहले थोड़ा-सा मैं आपको सेक्शन का थोड़ा-सा मतलब जूरिस्प्रूडेंस देती हूँ। तो देखो क्या होता है ना कि कोर्ट के पास खुद कुछ मतलब इतने समय से जो जज रहता है, ठीक है? कोर्ट रहता है, उनके पास खुद के कुछ मतलब एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना, खुद का उनका कुछ कॉमन सेंस रहता है ना। जब वहाँ पे कोई बैठा तो एकदम ही सेंसलेस होके नहीं बैठा है कि मतलब उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? दुनिया में वो भी रहे, वर्ल्ड में वो भी रहे हैं, ठीक है? वो भी सिचुएशन जानते हैं, वो भी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 119, एक ये तरीका है जिससे कि क्या कहते हैं कि हम लोग बेसिकली जो मैं बातें बता रही हूँ, ये बात कही गई थी सोरी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो वहाँ पे सेक्शन 119 नहीं 114 बोला गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये खुद एनालाइज़ कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो सेक्शन 114 है ना, कोर्ट को बेसिकली जज को या फिर कोर्ट को हम कह सकते हैं कि मौका देती है कि वो अपना कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस को यूज़ कर सके, ठीक है? उसका कुछ जुडिशियल डिस्क्रिशन होगा, वो अपना लॉजिक लगा सके, ठीक है? क्योंकि कुछ-कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कोर्ट को पावर देना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे बैठा कौन होता है? जजेस बैठे होते हैं। जजेस के पास अगर कोई भी डिस्क्रिशन नहीं रहेगा, तो ऐसे कितना सारा टाइम लगेगा। अगर जज को देख के लगता है, ठीक है? जज का भी तो कोई एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब इतने समय से अगर वो कोई केस सॉल्व कर रहे हैं, है ना? इतने सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका भी कोई एक एक्सपीरियंस होगा। तो अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए ये एक चीज़ क्लियरली कह मतलब उनको ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा। तो टाइम सेव करने के लिए वो क्या प्रिजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है? टू सेव द टाइम। तो अब ये जो प्रिजम्पशन है वो कहाँ पे ले, कैसे ले, तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 114 है, फिलहाल सेक्शन 119 है। ये सेक्शन मतलब इतना कोई एग्जॉस्टिव नहीं है कि इसके अंदर सब है, लेकिन हर एक इलस्ट्रेशन, ठीक है, अपने में कंप्लीट लॉ है। देयर आर 9 इलस्ट्रेशंस, 9 इलस्ट्रेशंस है, हर एक इलस्ट्रेशन अपने में कंप्लीट है। ये किसकी बात है?
उसके बाद एक और बात बताऊँ तो ये जो है प्रिजम्पशन कौन सी चीज़ों के रिगार्डिंग हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रिजम्पशन है ना, ये प्रिजम्पशन जो है हम 3 चीज़ों के रिगार्ड में करेंगे। पहला, कॉमन कॉज़ ऑफ नेचुरल इवेंट में ऐसा हो रहा हो। क्या मतलब कॉमन कॉज़ ऑफ नेचुरल इवेंट्स? एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी आप एक एक किसी भी पर्सन को ले लो, या फिर आप यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी। अब आप देख रहे हो कि उस इंसान की जो इनकम है वो इतनी है, ठीक है, मतलब कम है इनकम, ठीक है, मान लेते हैं कि कम है इनकम, या फिर जितनी भी है इनकम एक फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, या फिर मान लो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। नॉर्मली जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसकी पोजीशन से डिसप्रोपोर्शनेट है, तो हम लोग क्या प्रिज्यूम करेंगे? ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि मे बी वो चोरी कर रहा है ना, या फिर कोई और चीज़ें, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब कोई नॉट पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन, तो मान सकते हैं कि वो करप्ट है, ठीक है। फिर दूसरा, ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट के रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन हो सकता है? ये प्रिजम्पशन हो सकता है कि सपोज देयर इज अ मैन एंड वुमन लिविंग टुगेदर, है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रिज्यूम कर सकते हैं लंबे समय से एक साथ में रह रहे हैं, तो ऐसा माना जाएंगे, उनको एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट किया जाता है, और बच्चा हो जाता है तो और ज़्यादा उसको सेंसिटिविटी मिल जाती है। पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जैसे कोई नॉर्मली, जैसे कई सालों तक एक पर्टिकुलर वे है, ठीक है, बिजनेस को करने का, वो उसी तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि आगे भी उसी तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरा मैं चाहती थी कि पूरा जूरिस्प्रूडेंस क्लियर हो, है ना। इतना बड़ा ये मतलब वीडियो होने वाला है, आई डोंट नो हाउ आर यू गोइंग टू वॉच इट। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि हो सके तो 2x पे देख लो अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस को रीड किया, मैं उसके हिसाब से आपके सामने चीज़ें लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो अभी भी मैं फिर भी काफ़ी डिटेल्स को नहीं बता रही हूँ, लेकिन आई नो कि शॉर्ट वीडियोस देखने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कराना चाहती थी। एंड या लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो सबसे पहले अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पहले इलस्ट्रेशन की, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन है, ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा है ही नहीं। ये कहता है कि कोई भी इंसान अगर उसके पास स्टोलन गुड्स हैं, ठीक है, उसके पोजेशन में है, ठीक है, चोरी के तुरंत बाद, क्या वर्ड लिखा गया? सून आफ्टर। प्लीज आप इलस्ट्रेशन रीड करना, मैं तो ये कह रही हूँ कि डायरेक्ट सामने लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो सून आफ्टर, है ना, क्या लिखा है? सून आफ्टर। सून आफ्टर मतलब ये नहीं कि अभी चोरी हुई तो नेक्स्ट सेकेंड, नहीं नहीं, हम थोड़ा और समय भी ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीना, जो रीजनेबल टाइम हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि सून आफ्टर मतलब कि अगले ही सेकेंड, ठीक है। तो किसी भी पर्सन के पास स्टोलन गुड्स है चोरी के बाद, ठीक है, चोरी के तुरंत बाद, है ना, तो या तो हम ये मानेंगे, अगर वो उसका मतलब हिसाब नहीं दे पा रहा है, ठीक है, बता नहीं रहा है कि उसके पास स्टोलन गुड्स कहाँ से आए, तो हम 2 चीज़ें मान सकते हैं। पहली ये, या तो उसने चोरी किया है, ठीक है, या तो वो चोर है, पहला ये। या दूसरी चीज़ हम लोग ये मान सकते हैं कि उसने ये गुड्स लिए हैं, जो भी चीज़ें हैं उसने ये ली हैं, उसे पता था कि वो स्टोलन है, ठीक है। 2 चीज़ें, या तो वो खुद चोर है, या तो उसे पता था कि स्टोलन है। अब इस सेक्शन की जो ब्यूटी है, ये इसका इलस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं किसी भी पर्सन के पास स्टोलन गुड्स है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि चोरी के तुरंत बाद किसी के पास अगर स्टोलन गुड्स आता है, तो कोर्ट मान ले प्रिज्यूम कर सकती है कि ये पर्सन या तो चोर है, या तो इस पर्सन को पता था कि जो गुड्स है स्टोलन है, और इस इंसान को पता था कि चोरी का सामान है ना। अब देखो यहाँ पे मे प्रिज्यूम है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिस्कशन छोड़ा जा रहा है, कोड को भी देख के चीजें अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हर इलस्ट्रेशन का एंटीथेसिस दिया हुआ है, मतलब कि अगर इसका ये मतलब 2 साइड्स होते हैं ना, मतलब हम एक परसेप्शन ये हो गया, और इसका दूसरा परसेप्शन भी दिया हुआ है। इसका दूसरा परसेप्शन ये दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे जस्ट जहाँ पे सारे 9 इलस्ट्रेशन खत्म हो रहे हैं उसके बाद से दिया गया है इसका उल्टा। तो इलस्ट्रेशन एक एंटीथेसिस ये कहता है कि मान लो कोई शॉपकीपर है ना, उसके पास क्या कहते हैं कि कोई पैसा, रुपया पैसा जो भी उसके पास मिल रहा है वो चोरी का है, ठीक है। मतलब अब क्या पता वो अपना नॉर्मल जब बिजनेस कर रहा है मतलब किसी को बेच रहा है, तो कोई इंसान आएगा उसने उसे दे दिया होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे तो ना तो वो चोर हुआ, ना ही तो उसे पता कि था कि स्टोलन है, मतलब कि पैसा चोरी का, उसे तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे मतलब कोर्ट को देखो लॉ वॉर्न भी कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। वॉर्न भी कर रहा है कि 2 सिचुएशन बता रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। तो मतलब जैसे कि कोर्ट हेस्टी डिसीजन ना ले, है ना, और ना पूरा लॉजिक अप्लाई करे। सो दिस वॉज इलस्ट्रेशन ए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट रीड इट, बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में। इलस्ट्रेशन बी है हमारा अकम्पलिश के रिगार्डिंग, ठीक है। अकम्पलिश कौन पर्सन होता है? वो जो कि पार्टनर इन क्राइम रहता है, ठीक है, जो कि अक्यूज के साथ मिला होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें ये बोला गया कि कोई भी अगर जो अकम्पलिश है, ठीक है, कोई भी अगर वो एविडेंस देता है,
वो मतलब उसे हम लोग अगर जब तक कोरोबरेट नहीं करते ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोरोबरेट मतलब कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं देते, है ना? मतलब सपोर्ट करने के लिए जो अकम्प्लिश कह रहा है, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं देते, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये क्लियर है आपको कोरोबरेट और सपोर्टिंग एविडेंस? आई होप इट्स क्लियर, है ना? तो अकम्प्लिश जो रहता है उसकी बातों को नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने खुद भी तो क्राइम के साथ में इन्वॉल्व था, और ऊपर से क्राइम किया, ऊपर से अब क्या कर रहा है, वो तो दल भी बदल रहा है ना? दल भी बदल रहा है, मतलब अब तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बोलने आ रहा है, ठीक है? एक अकम्प्लिश होता है, एक अप्रूवर होता है ना? वो एक अलग चीज है, मतलब अभी के लिए उसमें मत एंटर करो, बस इतना ही समझो। तो कोरोबरेट मतलब कि कोई सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए था उसकी बात को प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है ना कोरोबरेट करना, एक्चुअली में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि मतलब कोरोबरेट करना ज़रूरी ही है। ये क्या है, रूल ऑफ प्रूडेंस है, कोर्ट के ऊपर है। अगर उसे लगता है कि कोरोबरेशन ज़रूरी है तो करेगा, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कोरोबरेशन नहीं ज़रूरी, ठीक है, उसने जो बात बोली पूरा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इंसान टस से मस नहीं हुआ, तो मतलब कोर्ट अगर रिलाई कर सकते कोर्ट रिलाई करेगी। ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि अगर ये अकम्प्लिश है तब तो इसके एविडेंस को कोरोबरेट ही करना पड़ेगा, इसकी टेस्टिमनी को, तो ही इस पर रिलाई किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना कोरोबरेट के भी रिलाई किया जा सकता है। फिर ये अब इसका अपोजिट साइड क्या बोलता है, अपोजिट साइड ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि अकम्प्लिश है तो झूठ है, सच्चे लोग भी हो सकते हैं, ऑनेस्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मतलब समझो कितना ब्यूटीफुल ये सेक्शन है। ओके, कमिंग ऑन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो चलो अब इलस्ट्रेशन सी की बात करते हैं। ये बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो कोई भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर चेक ये सब होता है, तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर उसे कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है या उसे कोई एंडोर्स कर रहा है, ठीक है, वो कंसिडरेशन के लिए कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कंसिडरेशन के लिए कर रहा है, मतलब कोई लेन देन है, ठीक है, तो ही हो रहा है। तो यहाँ पे अब जब आप पढ़ रहे हो ना, तो चेक के रिगार्डिंग आप लोग सेक्शन 138 और 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी पढ़ सकते हो इसके साथ में। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे क्या है कि सेक्शन 138 और 139 एक्सक्लूसिवली चेक के बारे में डील करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, ये प्रिज्यूम किया जा रहा है 139 के अंदर कि अगर कोई भी पर्सन चेक इशू कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो किस लिए कर रहा है, मतलब डेट चुकाने के लिए, ठीक है, डेट चुकाने के लिए जो है वो चेक को दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है ना, ये तो शेल प्रिज्यूम है। यहाँ पे तो चलो फिर भी मे प्रिज्यूम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेल प्रिज्यूम है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो है गुड कंसिडरेशन के लिए, इसके पीछे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। अब इसका एंटीथेसिस क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन सी, तो बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हमेशा कोई गुड कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। मतलब मान लो क्या कहते हैं कि एक पर्सन है ए, है ना, वो दूसरे किसी इंसान को, मान लो सी है ना, ए है, सी को क्या करता है कि पैसा दे देता है, ठीक है, पैसा दे देता है ना, या फिर अब ए जो है उसे कुछ पता नहीं रहता, वो पागल इंसान है ना, सी के इन्फ्लुएंस में आके उसने ए को पैसा दे दिया, है ना, तो मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना, या फिर ये इसको पैसा दे रहा है ना, अब पैसा दे रहा है, इसे तो कुछ पता नहीं है, इसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, तो वैसे वर्षा कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं प्रिज्यूम करेंगे कि हमेशा गुड कंसिडरेशन ही होगा। तो मतलब एक तरीके से उसका उल्टा भी दिखाया जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है क्या ये? अगर आपको लग रहा है डिटेल हो रहा है तो प्लीज़ टेल मी, है ना, क्योंकि हम लोग फिर उस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डी। ये बात करते हैं कि कोई चीज़, कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो मान लो कि कोई एक रिवर है, ठीक है, वो रिवर है, वो ना पहले ना इस डायरेक्शन में फ्लो करती थी, इस डायरेक्शन में, इधर 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 फ्लो करती थी, ठीक है, तो हम अब मान लो 3-4 साल पहले इसी डायरेक्शन में फ्लो करती थी, तो हम 4 साल भी ये प्रिज्यूम कर सकते हैं, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि 4 साल बाद भी जो रिवर है नेचुरली इसी कोर्स में फ्लो करेगी। लेकिन मान लो क्या पता फ्लड आया तो रिवर का कोर्स अब क्या है, बदल चुका है, इस तरफ हो चुका है। ये इलस्ट्रेशन का एंटीथेसिस है। मतलब कोर्ट ये, अगर कोई चीज़ ऐसी है, अब रिवर का कोर्स बदलना तो इतना कोई मतलब नेचुरल बात नहीं है ना, कि इतना कोई इजी थोड़ी है रिवर का कोर्स बदलना बदलना, इतनी बड़ी रिवर है ना। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि मान लो फ्लड भी तो आ सकता है, क्या पता बहुत भयानक फ्लड हो, तो रिवर का कोर्स भी तो बदल सकता है, उसका डायरेक्शन बदल सकता है, इस तरफ हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन ई। ये बात करता है कि किसके रिगार्डिंग बात करता है, ये प्लीज अपना डायरेक्ट आप साथ में देखते रहो, ठीक है, जस्ट डोंट लिसन। ये बात करता है किसी भी जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, कोई भी जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट है ना, कोर्ट हमेशा मतलब मे प्रिज्यूम है ना, जरूरी नहीं है कि
शैल प्रिज्यूम या फिर कंक्लूसिव प्रूव है, तो कोई भी जुडिशियल ऑफिशियल एक्ट है हम मान के चलते हैं कि वो सही तरीके से किया गया है, राइटली हुआ है और रेगुलरली किया गया है। ठीक है, रेगुलर है वो, मतलब सही तरीके से एकदम हुआ है। ठीक है, ये कोर्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन साथ में इसका जो एंटीथेसिस है वो ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि जो भी जुडिशियल ऑफिशियल एक्ट है एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस के अंदर हो सकता है। मान लो इमरजेंसी के दौरान कोई चीज़ हुआ है, तो ये भी चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि उस समय सर्कमस्टांसेस कैसी थी। हम ये ज़रूर से प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जुडिशियल जो ऑफिशियल एक्ट है वो सही तरीके से हुआ है ना। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। अगला इलस्ट्रेशन है एफ। वो क्या कहता है कि कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड। ठीक है, जैसे हम लोग आपस में बिजनेस करें, ठीक है, आप और मैं किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं कि जैसे सबका अपना तरीका होता है बिजनेस करने का, तो मान लो हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं एग्जांपल बहुत ज़्यादा लॉन्गेट नहीं करूँगी, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। तो जैसे मैं क्या करती थी आपको कि हमेशा आपको ना मैं जो भी हमारा काम चल रहा था, जो भी प्रोग्रेस हो रहा था, मैं क्या कर रही थी, जैसे भी आर्टिकल सोल्ड हो रहे थे, जो भी चीज़ हो रही थी, मैं आपको क्या कर रही थी, एक आपको मतलब लेटर भेजती थी और लेटर आपके पास हमेशा 1 तारीख तक आ जाता था। ठीक है? तो ये हम लोग नॉर्मली कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, ये प्रिज्यूम कर सकते हैं, मे प्रिज्यूम है ना, मतलब कोर्ट के पास ऑप्शन है। तो कोर्ट अभी भी ये प्रिज्यूम करेगी, मान लो आप मना कर रहे हो कि आपके पास लेटर नहीं है, तो कोर्ट अभी भी ये मान के चल सकती है, मे प्रिज्यूम कर सकती है कि आपको जो है 1 तारीख तक लेटर रिसीव हो गया होगा। ठीक है? अब इसका एंटीथेसिस क्या है? मान लो किसी तरीके के डिस्टर्बेंसेस हो रहे हो, है ना? कुछ भी तो हो सकता है। मान लो कोई दंगे हो रहे हों, है ना? या फिर जो पोस्ट है उनकी तरफ से ही कुछ इश्यू हो गया हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो समझ रहे हो, दोनों सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। अगला इलस्ट्रेशन है जी। मान लो आपसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, है ना? अब आप क्या करते हो, मना कर देते हो। आप कहते हो कि मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करूँगा। तो कोर्ट ये में प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जो है डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट में है, इस वजह से आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे। क्योंकि नॉर्मली इंसान वही चीज़ें छुपाता है ना कि जो कि उसके अगेंस्ट में होती है। वरना अगर उससे किसी चीज़ का उसे डर ही नहीं है तो कोर्ट के सामने ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है ना? तो कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में है और अकॉर्डिंगली जो है आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगे। लेकिन इसका एंटीथेसिस ये कहता है कि ज़रूरी थोड़ी है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि कोई मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ठीक है? कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। इसमें ऑल्दो वो कोर्ट को तो दिखा देगा, है ना? लेकिन क्या पता कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कि उसका नुकसान ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मेबी उसकी फैमिली रेपुटेशन को इंजरी हो सकती है ना? या फिर कोई ऐसी बातें हो जिससे उसे इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से कोर्ट को दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला वाला जो इलस्ट्रेशन है एच, वो भी थोड़ा ऐसे सही है। मान लो किसी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑल्दो कंपेल्ड नहीं है, नॉट कंपेल्ड बाय लॉ, है ना? अगर कंपेल्ड बाय लॉ रहता तब तो उसे आंसर ही करना था, लेकिन वो कंपेल्ड बाय लॉ नहीं है आंसर करने के लिए और मना कर देता है। तो फिर ऐसे में कोर्ट ये में प्रिज्यूम कर सकती है कि मे बी ये चीज़ इसके अगेंस्ट में जा रही है, चीज़ इसके फेवर में नहीं है, तभी आंसर नहीं कर रहा। ठीक है? लेकिन अब इसका एंटीथेसिस जो है, इसका एंटीथेसिस ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है। क्या पता, जैसे पिछले वाला था, है ना? कि क्या पता इससे इसको लॉस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? मेबी बहुत ज़्यादा ये मैटर से कनेक्टेड ना हो, तो इन सब चीज़ों को भी मतलब कोर्ट को ध्यान में देना चाहिए। मैं समझ एक बैलेंस अप्रोच कोर्ट को बना के चलना चाहिए, ठीक है? अब बस ये पक्का लास्ट इलस्ट्रेशन मैंने नहीं लिखा है, देखो इलस्ट्रेशन, अब ये बेयर एक्ट में तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं कब से परेशान कर रही हूँ, है ना? मैं चाहती हूँ कि वीडियो एक्चुअली एग्जॉस्टिव हो, मैं आई ऑल्सो पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना? इतना ईजिली नहीं बनता है, वी हैव सो लॉट्स ऑफ वर्क एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आपको मिल पाए एंड आई रियली एन्जॉय दिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ क्यूट प्रो क्यू, है ना? मैं भी एन्जॉय करती हूँ तभी मैं बताती हूँ एंड थैंक यू, मैं आपकी आप लोगों की वजह से मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाती हूँ, है ना? और आप लोगों की वजह से मैं इम्प्रूव कर पाती हूँ। तो अगर आप लोग बताते रहोगे कि कैसे मुझे इम्प्रूव करना है, कैसे चेंज करना है, तो मेरे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट लेके आ पाऊँगी। इसको मैं देखो बहुत छोटे में समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई डेटर है ना? तो अब क्या था, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी मतलब अपने जो कागज़ है ना? ज़मीन जायदाद के जो कागज़ है, उसे ज़मीन जायदाद के जो कागज़ थे, उसे देख के उसने क्या कहते हैं कि कोई उधारी ली थी, ठीक है? मतलब वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। अब क्या है, मान लो उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? उसके हाथ में डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट ऐसा मानेगी, मे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इसने जो है डेट पे कर दिया है। क्योंकि ऐसे ही कोई थोड़ी डॉक्यूमेंट दे देगा, अगर आपने मेरे से इतना सारा पैसा लिया है और आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए, मैं ऐसे ही आपको थोड़ी अपना डॉक्यूमेंट दे दूँगी। अब जो देगा वो तो बेवकूफ़ है ना, वो तो उसका उल्लू बना है, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, कोई ऐसे तो नहीं देगा। तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि डेट पे कर दिया है। लेकिन इसका एंटीथेसिस ये कहता है कि ठीक है ना? डेट पे कर दिया है, लेकिन क्या पता चोरी कर लिया हो, ये भी तो चीज़ें हो सकती है ना, क्या पता सर्कमस्टांस ऐसी हो,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आई होप आपको मे प्रिज्यूम क्लियर हो चुका है, जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल हमारा ये था। और अब देखो किसी तरीके का डाउट आता है, एनी फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।